Hello everyone, welcome to my channel CTET and KVS classes. Myself मौसमी और हम लोग CDP की संपूर्ण सार की आज ये तीसरी क्लास है। हमने 2 क्लास कर ली है पहले, जिसमें हम लोग CDP की जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो सारे डिस्कस किए हैं। तो जितने भी नए हैं इस चैनल से जुड़े हैं वो लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारे चैप्टर जो है वो हमारे एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में जो रिवीजन वाले चैप्टर होते हैं वो सारे हैं, और इन सारे चैप्टर से आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहते ही हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है? किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति का होना अभिप्रेरणा है। यानी किसी भी कार्य को अगर हम कर रहे हैं तो उस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर एक इच्छा का होना, वो होता है अभिप्रेरणा। ठीक है, बहुत बार होता है आप लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। क्यों देखते हैं? बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो आप लोग अक्सर स्टूडेंट देखते हैं। क्यों देखते हैं? मोटिवेट होने के लिए, अभिप्रेरित होने के लिए। क्योंकि जब भी आप कोई मोटिवेशनल वीडियो जब सुनते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, आप उस मोटिवेशन से अभिप्रेरित होते हैं और आपको जो भी कार्य करना चाहते हैं उसके लिए आपकी इच्छा शक्ति जो होती है वो जगती है और आप उस काम की तरफ अग्रसर होते हैं, लगन के साथ करते हैं। इसलिए हर किसी को बीच बीच में मोटिवेशनल वीडियो सुननी चाहिए या देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो होती है हमारी उस सिचुएशन के समय काम आती है जब हमें फील होता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, तब उस समय हमारे लिए ये सब एक वरदान होती है। ठीक है, हमें उस तकलीफ़ से, उस सिचुएशन से निकालने के लिए ये जब हम मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं तो हमारे अंदर जो होता है एक एनर्जी होती है जो हमें अभिप्रेरित करती है। यानी मोटिवेशनल वीडियो जब आप सुनते हैं तो आप अंदर से अभिप्रेरित होते हैं उस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए, जो आप चाह रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए, और उस रास्ते में आप अपनी कदम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो स्किनर ने क्या कहा था? स्किनर ने कहा था अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया। ठीक है, स्किनर ने क्या कहा? अभिप्रेरणा जो होता है वो हमारे सीखने का राजमार्ग होता है। मतलब अभिप्रेरणा के द्वारा ही हम किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आगे अग्रसर होते हैं। क्लियर है? अभिप्रेरणा जो होती है वो उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है, और अपने उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए हमें अभिप्रेरित और क्रियाशील रखती है। ठीक है, अब अभिप्रेरणा क्या होती है? हमें अपने उद्देश्य तक पहुंचाती है। जैसे आपका उद्देश्य है हमें सीटेट निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, आप अंदर से अभिप्रेरित होते हैं और आप जितना एक वर्ड को अगर बोलेंगे कि मुझे सीटेट निकालनी है, मुझे सीटेट निकालनी है, आपके अंदर से उतनी ही शक्ति फोर्स करती है आपको उस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, आपको अंदर से उतने ही अभिप्रेरित होते हैं आप उस चीज़ को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक है, लेकिन जब हम अभिप्रेरित नहीं रहते हैं तब हमारे कार्य की जो गति है, हमें उद्देश्य को अपने प्राप्त करने में, उसमें भी कमी आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभिप्रेरणा जो होता है वो 2 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है? जो हमें आंतरिक खुशी देता है। ठीक है, अब बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है? जो एक बाहरी खुशी है। ठीक है, एक होता है आपके अंदर से खुश होना, और एक होता है आप बाहर से ऐसे ही नॉर्मली खुश हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। अभिप्रेरणा, चलिए आंतरिक अभिप्रेरणा, हमारी अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? वह अभिप्रेरणा जो हमारे आंतरिक शक्तियों को व्यक्ति के व्यवहार को करने के लिए उत्तेजित करती है। हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? जो हमें व्यवहार करने के लिए
किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तेजित करती है वो होती है हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा। वो हमें खुशी देती है, आंतरिक रूप से हम खुश होते हैं। जैसे हम आज यहाँ क्लास कर रहे हैं, ठीक है, ये जो होती है ये हमें आंतरिक खुशी देती है, अंदर से खुशी का एहसास होता है, हमें खुशी मिलती है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, हम ये क्लास कर रहे हैं, ठीक है। बाह्य अभिप्रेरणा क्या है? पहले से निर्धारित कोई ऐसी उद्देश्य जिसे प्राप्त करना व्यक्ति का उद्देश्य हो, बाह्य अभिप्रेरणा कहलाता है, ठीक है। जो पहले से निर्धारित है, जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी भी काम को करते हैं, ठीक है, जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके फादर, आपकी मदर, आपके घर से एक प्रेशर आया कि आपको किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके जॉब करनी है, ठीक है, आपको किसी बैंक की जॉब करनी है जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप फिर भी उस जगह पे जाते हैं, वहाँ काम करते हैं और आपको उससे में जाने के बाद अच्छा पोस्ट भी मिलता है, आप तरक्की भी करते हैं, लेकिन वो जो खुशी होती है वो आपकी आंतरिक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपने उसे अपनी इच्छा से नहीं किया है। वो खुशी आपको आंतरिक नहीं रहेगी, आपको अंदर से नहीं रहेगी, बाहर खुशी रहेगी, ठीक है, बाहर से। ये जो बाह्य अभिप्रेरणा होता है ये हम किसी पुरस्कार को पाने के लिए करते हैं, ठीक है, या फिर किसी चीज़ के भी उम्मीद में करते हैं, जैसे इच्छा में, रुचि में, आत्मसम्मान में या फिर उपलब्धि में, किसी भी बाहरी चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे हमें इस बच्चे होते हैं कि रेस लगाते हैं, मुझे दौड़ना है, ठीक है, मुझे जीतना है, लेकिन उसकी जो अभिप्रेरणा जो होती है वो बाह्य अभिप्रेरणा होती है, उसे पुरस्कार पाना है, ठीक है। वो बाहरी चीज़ों के लिए उत्तेजित होते हैं, उस चीज़ को करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। आइए, जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है जो आपको अंदर से खुशी दे, आप जो करना चाहे आप वही काम करें, ठीक है, वो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। क्लियर है? अब आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा में भूख प्यास भी हो सकता है, नींद भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है और काम भी हो सकता है। अब प्यार कैसे हो सकता है? मान लिया आपने अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी, ठीक है, फैमिली वाले तैयार नहीं, आप क्या करेंगे? आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, चाहे तो आप उन्हें मना लीजिए, चाहे तो आप उनके अनुसार चलिए, ठीक है। तो दो ही चीज़ होगा, आप अगर उन्हें मना लेते हैं, ठीक है, आप उन्हें मना लेते हैं, तब आपको उस लड़की से आपकी शादी हो जाएगी। तब उस समय जो आपको खुशी रहेगी वो क्या होगी? वो आंतरिक खुशी रहेगी, क्योंकि आपने अपने पसंद की लड़की से शादी की। लेकिन उसी जगह पे जब आपने अपने पेरेंट्स के मर्जी से उनकी पसंद की लड़की से शादी करते हैं, अपनी पसंद को छोड़ना पड़ा, और उस समय जब उसके साथ रह के जो आपको खुशी मिलेगी वो क्या होता है? वो हमारा होता है बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है, वो बाहरी खुशी के लिए होती है, उसमें हमें आंतरिक खुशी नहीं मिलेगी, आप अंदर से खुश नहीं हो पाओगे, आप दिखावटी के लिए खुश हो सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं आवश्यकता। आवश्यकता क्या है? आविष्कार की जननी है, यानी जब तक हमारे लाइफ में किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है तब तक हम किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते हैं। आज आपकी आवश्यकता है कि आपको सीटेट निकालना है, क्योंकि आपको शिक्षक बनना है, आपको एक जॉब चाहिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, आपको पैसा चाहिए अपना घर चलाने के लिए, ये आपकी आवश्यकता है। और आवश्यकता ही क्या करती है? आविष्कार की जननी है। आपकी ये जो आवश्यकता है, इसी के लिए आप लोग सीटेट के एग्ज़ाम के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और सीटेट के एग्ज़ाम निकालेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी आवश्यकता है, आपको जॉब चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपको शिक्षक बनना है, इसलिए आप लोग इस एग्ज़ाम को निकालने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग की आवश्यकता है, आपने
सीटेट का एग्ज़ाम निकाला, क्योंकि आपको जॉब चाहिए, आपको पैसा चाहिए अपने घर चलाने के लिए, ठीक है, आपकी फैमिली के लिए। तो नीड्स जो होता है वो आवश्यकता जो होता है ये दो तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी बायोलॉजिकल, ठीक है, एक होती है सेकेंडरी एक्वायर्ड, जिसे एक्वायर्ड करते हैं बाहर से। हमारा प्राइमरी क्या होता है, बायोलॉजिकल, ये जन्म से ही होता है, ठीक है, ये सब जन्म से होता है और इसके बिना हमारा जो प्राइमरी जो नीड्स होता है ये हमारे अंदर जन्म से होता है और इसके बिना जीना मुश्किल है। जैसे हमें भूख लगना, प्यास लगना, खाना, ये सब क्या है, हमारा प्राइमरी बायोलॉजिकल नीड्स है, ज़रूरत है। हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, हमें खाना खाना है, हमें सोना है। अगर ये सारी आवश्यकता हमारी पूरी नहीं होगी तो हम बीमार पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी बायोलॉजिकल नीड्स है, बायोलॉजिकल आवश्यकता है कि हमें नींद पूरी होनी चाहिए, हमें भूख लगे तो हमें खाना चाहिए, हमें पानी चाहिए, ठीक है। अब सेकेंडरी यानी आपकी एक्वायर्ड, जो बाहर से जोड़ा, ठीक है, ये क्या होता है, इसे हम बाहर से यानी कि समाज से लेते हैं, ठीक है, इसे हम बाहर से लेते हैं। जैसे आपकी आवश्यकता है कि आपके पास एक कार हो, ठीक है, आपको कार से जाना है क्लास, या आपको कार से घूमना है, जो है आपकी बाहरी आवश्यकता है। ये आपकी आवश्यकता है कि आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए अच्छी सी, ठीक है, एप्पल की मोबाइल होनी चाहिए, ये आपकी आवश्यकता है। लेकिन ये बाह्य आवश्यकता है, ये आपको समाज से मिली है, समाज में रह के आपके अंदर ये चीज़ आई है, ठीक है। बाह्य आवश्यकता जो होता है वो आप समाज से लेते हैं। क्लियर है इतना। नीड्स हमारा जो होता है, ज़रूरत जो होता है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तभी हम उस कार्य को करने के लिए आगे अभिप्रेरित होते हैं, ठीक है, उस कार्य को करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हमारा जो प्राइमरी नीड्स होता है वो हमारा आंतरिक होता है, यानी जन्म से होता है, इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। हमें पानी चाहिए, खाना चाहिए और नींद भी चाहिए। सेकेंडरी जो होता है इसे हम समाज से लेते हैं, ये हमारा आंतरिक नहीं होता है, जैसे बाहरी खुशी, ठीक है, कार चाहिए, ये आपकी बाहरी ज़रूरत है, ठीक है, सेकेंडरी है, ये आपकी प्राइमरी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए मोटिवेशनल साइकिल, मोटिवेशनल साइकिल क्या है। पहला नीड्स यानी हमारी ज़रूरत, हमारी भूख, ठीक है, मान लीजिए ये हमारी ज़रूरत है, हमें भूख, ठीक है। ड्राइव, आप क्या करेंगे उसके बाद, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपकी ज़रूरत क्या है, फूड यानी खाना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, यानी आप भूखे हैं तब आप उसके और क्या करेंगे, खाने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आपका नेक्स्ट है अराउजल यानी कि एक्साइटमेंट, ठीक है। सबसे पहले आपकी नीड जो है वो आपकी ज़रूरत क्या है, भूख लगी है आपको, आप ड्राइव करेंगे, उस और बढ़ेंगे खाने के लिए, ठीक है। फिर आएगा अराउजल यानी आप में एक्साइटमेंट, उस चीज़ की ओर बढ़ जाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, गोल डायरेक्ट बिहेवियर, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप वैसा रास्ता चुनेंगे, आप वैसा बिहेव करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, जब आप गोल डायरेक्ट बिहेवियर करेंगे उस गोल तक पहुंचने के लिए, तब आपको अचीवमेंट यानी आपको अचीव हो जाएगा, वो गोल जो है आपका वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, रिडक्शन ऑफ अराउजल, जो आपके अंदर आग थी, भूख जगी थी, ठीक है, वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, नीड्स यानी दोबारा आपकी एक नई आवश्यकता होगी, ठीक है। एक और तरीके से अच्छे से समझते हैं। चलिए मान लीजिए
नीड्स, आपकी ज़रूरत है अभी सीटेट का एग्ज़ाम, ठीक है। आपकी ज़रूरत सबसे पहले क्या है, सीटेट का एग्ज़ाम है। ड्राइव, आप क्या किए, आगे बढ़े उसकी ओर, उस एग्ज़ाम को निकालना है तो आप आगे बढ़ते हैं। फिर अराउजल, आपके अंदर एक आग, ठीक है, उस चीज़ को करने का एक जुनून वो होता है। और फिर जब वो जुनून आपके अंदर आता है कि मुझे करना है, क्लास देखा बहुत बड़ा, समझ में आया, अब हमने एकदम ठान लिया कि अब हमें करना है, तो आप क्या करते हैं, आपके अंदर आग आई यानी जुनून आया, तो आप आगे बढ़े। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, आप उस गोल को पाने के लिए वैसा बिहेव किए, आगे बढ़ गए, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, अचीवमेंट, आपने सीटेट पास कर लिया, आप क्वालिफाई हो गए, ठीक है, खुशी हुई। तब आगे जब बढ़े तो आप जब पास हो गए तो रिडक्शन ऑफ अराउजल, आपकी जो आग थी, जो जुनून थी, जब आपने उसे पा लिया तो वो कम हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, नीड्स, फिर आपकी एक नई ज़रूरत आएगी, नई आवश्यकता आएगी। वो आवश्यकता क्या होगी, अब हमें किसी भी जगह टीचर बनना है, किसी भी स्कूल में अब हमें शिक्षक बनना है, ठीक है। तो वो आपकी नई आवश्यकता आ जाएगी। फिर आप उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए फिर ये प्रोसेस करेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स, यानी आवश्यकताओं का अनुक्रम। अब आवश्यकता का कैसे अनुक्रम है, तो सबसे पहले जो हमारी आवश्यकता होती है, हमारी नीड्स होती है, वो होती है फिजिकल यानी शारीरिक आवश्यकता, ठीक है। नीचे से ऊपर जाएंगे, शारीरिक आवश्यकता, हमें शारीरिक आवश्यकता की ज़रूरत सबसे पहले पड़ती है। हमें खाना चाहिए, हमें भोजन चाहिए, हमें पानी चाहिए, ठीक है। जब आपको ये सब मिल जाता है, आपकी फिजिकल नीड्स जो होती है वो पूरी हो जाती है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको सेफ्टी चाहिए, ठीक है। सेफ्टी नीड्स, आपको सुरक्षा चाहिए, घर चाहिए, ठीक है। जब आपको घर भी मिल जाता है, आपके लिए सुरक्षा भी हो जाती है, तब उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको लव चाहिए और बिलोंगिंगनेस चाहिए, यानी आपको एक परिवार चाहिए, आपको प्यार करने वाला चाहिए, ठीक है। जब ये भी आपका मिल जाता है, फैमिली हो जाती है आपकी, उसके बाद सेल्फ स्टैंड, यानी आपको क्या होना चाहिए, आत्मसम्मान, यानी उस समय आपको लगता है कि अब मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे आत्मसम्मान भी मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, आत्मविकास, आपके अंदर एक आत्मविकास की उत्पत्ति होगी। आपको आत्मविकास यानी खुद के लिए एक स्थान चाहिए समाज में, आपका पहचान हो, आपका इज्जत हो समाज में, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए ऑल टीचिंग मेथड, यानी कि हम शिक्षण विधि को देखते हैं, ठीक है। हमारी कितनी टीचिंग मेथड्स है, यानी हमारी कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं, उन सभी को देखते हैं। सबसे पहले जो है हमारी, तो इसमें बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं, एक एक करके उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टोरी टेलिंग मेथड, ठीक है, कहानी कथन विधि। अब ये विधि जो है ये सबसे अच्छी विधि होती है बच्चों के लिए, ठीक है, कहानी के द्वारा उसे समझाना। इस विधि में क्या होता है, इसमें बच्चा अच्छे से फोकस कर सकता है, कंसंट्रेशन, अपना ध्यान जो है उस कहानी पे लगाता है। जब भी आप किसी बच्चे को कोई कहानी के द्वारा कुछ भी पढ़ाते हो, ठीक है, कहानी कथन विधि का जब यूज़ करते हो, तब बच्चा जो होता है वो अपना ध्यान आपकी कहानी पे, आपकी स्टोरी पे लगाए रहता है, उसे इंटरेस्ट आता है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाता है, ठीक है। तो बच्चे की इसमें क्या होती है, कल्पना शक्ति विकसित होती है, ठीक है। बच्चा जितना बेहतर होता है वो सोचता है, उसकी कल्पना शक्ति जो होती है वो बेहतर होती है जब वो कहानी कथन विधि सुनता है, कोई कहानी सुनता है तब। क्लियर, उसमें शब्द भंडार विकसित होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, शब्द भंडार, जब भी वो कोई कहानी सुनता है तो बच्चे में शब्द का भंडार जो होता है वो विकसित होता है। उसका जो
उसका दिमाग जो होता है वो एक्टिव होता है और इंटरेस्ट जगता है। बच्चे का कहानी जब भी सुनता है तो क्या होता है, उसको तो सबसे पहले जो है वो इंटरेस्ट जगता है, उसका फोकस वहाँ पे बना रहता है, ध्यान भटकता नहीं है और उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, उसकी लैंग्वेज जो होती है वो बेटर होती है, उसकी शब्द भंडार जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है, तो बच्चे के लिए सबसे बेटर तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है कहानी कथन विधि। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि यानी व्याख्या करना। ठीक है, लेक्चर मेथड व्याख्यान विधि, इसे चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं। क्लियर? इसे चॉक और टॉक, इसे लेक्चर मेथड जो होता है व्याख्यान विधि से चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं। ये सबसे ट्रेडिशनल मेथड होता है हमारा व्याख्यान विधि। ठीक है, ये जो होता है टीचर सेंटर्ड होता है। ये क्या होता है? टीचर सेंटर्ड होता है। शिक्षक जो होता है वो केंद्र में होता है। जब वो व्याख्या करता है, अगर हम यहाँ कुछ व्याख्या कर रहे हैं तो क्या हुआ? केंद्र में कौन रहा? टीचर रहा। ठीक है, क्योंकि वो उस कहानी को व्याख्या करता है, उसमें लॉजिक नहीं लगता है, इम्प्रेसिव नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन पर ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें तो सबसे पहले बच्चे का जो फोकस होता है वो इस पे आता नहीं है, लेक्चर मेथड पे। ये जो होता है हमारा, कोई लॉजिक नहीं लगा पाता है, वो बच्चे को जोड़ नहीं पाता है क्लासरूम में। क्योंकि जब भी व्याख्यान विधि का अगर आप यूज़ करते हैं, कुछ भी एकदम रीडिंग देना शुरू कर दे, व्याख्या एकदम करना शुरू कर दे, तो बच्चा क्या होता है? बोर होने लगता है, बच्चा को उसमें मज़ा नहीं आता है, उसमें नींद आती है। ठीक है, उसके मज़ा की जगह उसको नींद आती है और वो बहुत ही बेकार क्लास हो जाता है। ठीक है, तो इसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चे को क्वेश्चन करना चाहिए, बच्चे से क्वेश्चन बीच बीच में करना चाहिए, उससे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछनी चाहिए। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं और क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट बुक मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट बुक मेथड यानी पुस्तक विधि। पुस्तक विधि, अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो भी टेक्स्ट बुक बनता है हमारा, वो हमारे कक्षा और बच्चे के अनुसार बनता है। बच्चे को ध्यान में रख करके हमारा जो टेक्स्ट बुक है वो बनता है। ठीक है, अब जैसे बच्चा क्लास 2 का है तो उसका टेक्स्ट बुक कैसे बनेगा? उसका मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए कि कक्षा 2 का जो बच्चा होता है वो कितना सोच सकता है, उसकी समझ कितनी विकसित होती है, उस आधार पे उस क्लास का टेक्स्ट बुक बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि जो होता है हमारा, ये क्या होता है? चाइल्ड सेंटर्ड होता है। प्रदर्शन विधि हमारा टीचर सेंटर्ड होता है। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो सारा देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर मेथड, जो इम्पोर्टेंट सारा है टीचिंग मेथड उसे देखते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम से हमें मतलब होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड यानी प्रश्न उत्तर विधि, प्रश्न उत्तर विधि। ठीक है, इसे किसने दिया था? सुकरात ने दिया था, यूनानी दार्शनिक सुकरात। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मेथड किसने दिया था? यूनानी दार्शनिक सुकरात ने दिया था। ये जो होता है मेथड हमारा टीचर सेंटर्ड होता है। ये क्या होता है? क्वेश्चन आंसर मेथड टीचर सेंटर्ड मेथड होता है हमारा। ठीक है, इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों सीखते हैं। क्वेश्चन आंसर में क्या होता है? हमारा जो टीचर होता है स्टूडेंट दोनों सीखता है। जब एक क्वेश्चन टीचर करता है और उसका आंसर जब एक बच्चा देता है, तो इसमें क्या होता है? वो दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ नया चीज सीखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा परिचर्चा विधि। ठीक है, अब परिचर्चा विधि में क्या होता है? परिचर्चा विधि, अब इसके नाम से ही पता चलता है परिचर्चा होगा, यानी कि डिस्कस होगा बच्चे और टीचर में। ठीक है, इसमें क्या होगा? बच्चा और टीचर जो होता है उसमें डिस्कस होगा। इसमें ओपन एंडेड प्रश्न होते हैं, यानी खुला प्रश्न। ठीक है, ओपन एंडेड प्रश्न होंगे, खुला प्रश्न। इसमें क्या होगा? दूसरे के विचार सुनना, यानी कि जब भी आप परिचर्चा करते हैं, जब भी एक ग्रुप में आप बैठ के कोई डिस्कस करते हैं, तब आप क्या करते हैं? दूसरों की बातों को सुनते हैं, उसे समझते हैं और साथ में उस चीज के लायक भी बनते हैं, काबिल भी बनते हैं। आप जितना सुनते हैं उतना आप में डेवलपमेंट जो होता है बेहतर होता है, आपके सीखने का विकास ज़्यादा होता है, आप और बहुत सारी चीज़ सीख पाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अन्वेषण विधि। अब ये अन्वेषण विधि क्या है? अन्वेषण विधि, ठीक है, ये विधि जो होता है ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। अन्वेषण विधि किसने दिया था? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। क्लियर है? ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है। ये क्या होता है? चाइल्ड सेंटर्ड। ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है, बच्चे को केंद्र में रखता है, लर्निंग बाय डूइंग पे बल देता है। लर्निंग बाय डूइंग पे बल देता है, यानी करके सीखना। ठीक है, परिकल्पना का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद किसी कंक्लूजन पे, किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? हमारा अन्वेषण विधि आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। ये जो होता है हमारा चाइल्ड सेंटर होता है, यानी बच्चे को केंद्र में रखता है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, इसमें परिकल्पना का इस्तेमाल होता है, यानी कि बच्चा जो होता है वो बहुत ही सोचता है, समझता है, उसके बाद वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, अब ये क्या है?
ये विधि जो है वो किलपैट्रिक ने दिया था। किसने दिया था? किलपैट्रिक ने दिया था। इस विधि को, परियोजना विधि को किलपैट्रिक ने दिया था। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे बेस्ड है। ये भी चाइल्ड सेंटर्ड होता है। ये भी क्या होगा? चाइल्ड सेंटर्ड होगा। चाइल्ड सेंटर्ड होता है। लर्निंग बाय डूइंग पे यानी करके सीखने पे बल देता है। और साथ ही ये जो होता है हमेशा ग्रुप वर्क होता है। ये समाज के लिए भी हेल्पफुल होता है। इसमें क्या कहा जाता है? परियोजना विधि में आप ग्रुप में रह करके वर्क करें, आप ग्रुप में रह के कोई भी काम करें। ठीक है। नेक्स्ट है आपका खोज विधि। खोज विधि, डिस्कवरी मेथड। बस इसे आपको समझना है। नाम सुनिए, पॉइंट क्या बोल रहा है और उसको समझिए। ठीक है। लिखने का उतना जरूरत नहीं है, आपको काम आएगा आपका समझना। ठीक है। डिस्कवरी विधि यानी खोज विधि। ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड होता है। ये भी क्या होता है हमारा? चाइल्ड सेंटर्ड होता है। करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग पे बल देता है। ठीक है। खोज विधि भी। नेक्स्ट है हमारा रोल प्ले मेथड यानी नाटक विधि। नाटक विधि यानी किसी भी चीज में किसी चीज का रोल प्ले करना यानी नाटक करना। ठीक है। इसे किसने दिया था? मोरेन ने दिया था। नाटक विधि किसने दिया था? मोरेन ने। क्लियर है? इसमें क्या होगा? इसमें सेंस यूज होगी, इमेजिनेशन यूज होगा नाटक के द्वारा। इसमें क्या करता है बच्चा? नाटक विधि में किसी चीज का नाटक करेगा, वो अपने सेंस का यूज करेगा, इमेजिनेशन का, कल्पना शक्ति का यूज करेगा। और इसे दिया किसने था? मोरेन ने दिया था। ठीक है। बुद्धिशीलता विधि। ठीक है। बुद्धिशीलता विधि। बुद्धिशीलता विधि इसे किसने दिया था? ऑसबॉर्न ने दिया था। ठीक है। इसे ऑसबॉर्न ने दिया था। ए ऑसबॉर्न। ए ऑसबॉर्न ने दिया था। एफ ऑसबॉर्न। ठीक है। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है? जहां बुद्धि का बात आ गया यानी कि आपकी आइडिया जो होती है उसे उसकी क्या हो जाएगी? बरसात हो जाएगी। ठीक है। इसमें बच्चे को ग्रुप में बिठा के नई प्रॉब्लम दी जाएगी और उसे सोचने के लिए कहा जाएगा। जब बुद्धिशीलता का बात आ गया यानी कि बच्चा सोचेगा। ठीक है। उसके सामने वो सारा काम करेगा जिसमें उसका बुद्धि का यूज होता है। ठीक है। किसी भी चीज का आंसर अचानक से देगा, ज़्यादा आइडिया देगा। क्रिएटिविटी जो होता है वो अलग अलग दिशा में जाके बच्चा सोचेगा। ठीक है। क्लियर है? ये नाम से सारे पॉइंट्स को समझिए। जब बुद्धि का बात आ गया है तब यानी क्रिएटिविटी होगा। ठीक है। किसी भी प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकेगा तुरंत। क्लियर है? किसी भी आइडिया उसके दिमाग में आएगी, नई नई प्रॉब्लम दी जाएगी और वो नया नया उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यानी उसकी तर्क शक्ति बढ़ेगी। क्लियर है? प्लेवे मेथड देखते हैं, खेल विधि। अब खेल विधि किसने दिया था? ये तो सभी को पता होगा। प्लेवे मेथड ये तो इम्पोर्टेंट होता है। यानी खेल विधि। फ्रोवेल नाम याद आ रहा होगा। ठीक है। फ्रेडरिक फ्रोवेल।
खेल विधि किसने दिया था? प्लेवे मेथड फ्रेडरिक फ्रोवेल ने दिया था। ठीक है। किंडरगार्टन, नाम सुने होंगे, बच्चों का बगीचा, ये भी किसने दिया था? फ्रोवेल ने दिया था। ठीक है। किंडरगार्टन जो था, बच्चों का बगीचा जिसे कहा जाता है, वो भी हमारे फ्रोवेल ने दिया था। ये जर्मनी में हमारा किंडरगार्टन स्कूल खोला गया था फ्रोवेल के द्वारा। टीचर माली की तरह काम करेंगे, बच्चा एक पौधा होता है। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा था फ्रोवेल ने कि टीचर एक माली होता है। जैसे एक बगीचे में एक माली जो फूल की हिफाजत करता है, उसकी रक्षा करता है, उसकी देख रेख करता है इतने प्यार से, वैसे ही हमारी कक्षा में, हमारे विद्यालय में टीचर जो होता है वो एक माली होता है और बच्चा एक फूल होता है, जिसे सही ढंग से रखना, उसकी देख रेख करना, उसे सही ढांचे में बनाना, ठीक है, उसे सही रूप देना, वो काम टीचर का होता है। ठीक है, एक शिक्षक का होता है। क्लियर है? आगे देखिए। अब मॉन्टेसरी मेथड है। ठीक है। अब नाम से समझ जाइए कि मॉन्टेसरी मेथड यानी कि इसे मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था। ठीक है। इन्होंने कहा आप बच्चे को कुछ सिखा नहीं सकते, वो खुद ही सीखेगा। ठीक है। बच्चा जो होता है उसको आप नहीं सिखाते, वो बच्चा खुद ही सीखता है, खुद समाज में ग्रुप में रह करके वो सीखता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि। आगमन विधि, ठीक है। आगमन विधि बहुत बार पढ़ चुके हैं। यह किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। हमारा आगमन विधि अरस्तु ने दिया था। हर जगह आपको आगमन विधि देखने के लिए मिल ही जाती है। नॉन टू अननोन की तरफ जाएंगे, इसमें हाइपोथेसिस से रूल की तरफ जाएंगे, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएंगे। ठीक है। यानी हम इसमें सबसे पहले स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएंगे, उदाहरण के द्वारा हम बच्चों को समझाएंगे, उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल परिभाषाओं पे जाएंगे। ठीक है, थ्योरी पे जाएंगे। सबसे पहले बच्चे को हम जो है बहुत तरह के एग्जाम्पल देंगे किसी भी चीज़ का। जैसे आप संज्ञा पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पहले उसके एग्जाम्पल दोगे कि जो व्यक्ति होता है, नाम होता है, विशेष आप एग्जाम्पल दिए, ये सारी चीज़ों को क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ठीक है, संज्ञा कहेंगे। उसके बाद आप उसकी परिभाषा पे जाएंगे कि संज्ञा कहते किसे हैं। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन विधि। निगमन विधि, ठीक है। निगमन विधि इसे किसने दिया था? इसे भी अरस्तु ने दिया था। निगमन विधि भी अरस्तु ने दिया था। ठीक है। इसमें जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे, पहले परिभाषा बताएंगे फिर एग्जाम्पल। टाइम सेविंग मेथड होता है। ठीक है। निगमन विधि में क्या होता है, पहले हम उसका परिभाषा दे देंगे। संज्ञा का परिभाषा दे दिए, संज्ञा इसे कहते हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे कि जैसे राम, ठीक है, वो क्या हो गया? संज्ञा। हम एग्जाम्पल के तरफ बाद में जाएंगे। ठीक है। इसमें जो होता है टाइम सेविंग मेथड होता है। आप जितना कम एग्जाम्पल देते हो आपका टाइम उतना बचता है। ठीक है। लेकिन आपका जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है आगमन विधि। आपको हमेशा कहा जाता है कि आप उदाहरण के द्वारा समझाएं ताकि एक बच्चा अच्छे से समझ पाए। ठीक है। आप डायरेक्ट परिभाषा या एक कहानी बताना शुरू कर दीजिए लंबी चौड़ी, तो बच्चा उतने अच्छे से नहीं समझ सकता है। निगमन तरीके से बच्चा उतना अच्छा नहीं समझ पाएगा जितना बेटर वो आगमन विधि से समझ सकता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। विश्लेषण विधि, नेक्स्ट है हमारा विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि, इसमें क्या होता है,
इसमें कंक्लूजन्स जो निकलता है हमारा, टुकड़ों में तोड़ के पार्ट्स में निकालते हैं, ठीक है। कंक्लूजन से पार्ट्स में जाते हैं। जैसे आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत से बच्चे पहले भी दे चुके हैं, तो आप लोग जब देते हैं उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप लोग क्या करते हैं, एक कंक्लूज़न निकालते हैं, ठीक है। चलिए, आप क्वालिफाई नहीं किए, एक कंक्लूज़न निकला, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, उसे पार्ट में बांटेंगे। पार्ट में बांटेंगे मतलब आप उस चीज़ को देखेंगे कि कहाँ पे आपकी कमी थी, किस किस सब्जेक्ट में आपकी कमी हो रही थी कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो नहीं निकला। जब आप उसे पार्ट में बांटेंगे कि हिंदी में मेरा कितना प्रोग्रेस था, कितनी मार्क्स थी, इंग्लिश में कितनी थी, चाइल्ड डेवलपमेंट में कितनी थी, ठीक है। जब आप उसे पार्ट वाइज बांट के देखेंगे कि किसमें मेरा कितना आया, ठीक है, मेरा कौन सा सब्जेक्ट बेटर है, किस सब्जेक्ट में हम पीछे हो जा रहे हैं, कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा मार्क्स हमसे छूट रहा है, तब आप जब पार्ट्स में बांटेंगे तब आपको पता चलता है कि इस जगह पे आपसे मिस्टेक हो रही है, आपको क्वेश्चन समझने में इस जगह पे दिक्कत हो रही है, आपको क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, उस समय आपको पता चलता है और आप उसे सुधारते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन से पार्ट में उसे बांट के हम देखते हैं। क्लियर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान। समस्या समाधान विधि, ठीक है। 1 मिनट। समस्या समाधान विधि, ठीक है। समस्या समाधान विधि में क्या होता है, हमें प्रॉब्लम दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पे आप अब अपना दिमाग यूज़ करें, आप अपना क्रिएटिविटी लगाएं, अपना थिंकिंग लगाएं और उस समस्या को अलग अलग तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। सॉरी, क्लियर है। इसमें प्रॉब्लम आपके सामने रख दिया जाता है और उसे सॉल्व करने के लिए कहा जाता है आप अलग अलग विधि यूज़ कीजिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है हमारा ड्रिल मेथड। नेक्स्ट है हमारा ड्रिल मेथड। बार बार प्रैक्टिस कराया जाएगा जिससे दिमाग में बैठ जाए, यानी याद हो जाए, ठीक है। अब ड्रिल मेथड मतलब समझ लीजिए आपको एकदम प्रैक्टिस, यानी बार बार उस चीज़ का प्रैक्टिस कराया जाएगा। जब आपको बार बार प्रैक्टिस किसी चीज़ का कराया जाता है तो वो क्या होता है, आपके दिमाग में सेट हो जाता है, आपके दिमाग में बैठ जाता है, आप उसे भूलते नहीं हैं, ठीक है। आज हमने एक क्लास लिया, हमने कर लिया टीचिंग मेथड, फिर कल भी हमने टीचिंग मेथड ही करवाया, ठीक है। आप लोगों ने कल भी टीचिंग मेथड देखा, आज भी टीचिंग मेथड देखा, तो वो क्या होता है, जब 2 से 3 बार आप उस चीज़ को रिपीट देखते हैं तब वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। उस वक्त आपका ये नाम लेते ही टीचिंग मेथड आपके दिमाग में सब आना शुरू हो जाता है, यानी आपको प्रैक्टिस हो जाता है उसका। क्लियर है। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे या दूसरा पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, तो वीडियोस को पूरी ज़रूर देखिएगा और जहाँ कुछ भी प्रॉब्लम आ रही होगी अगर समझने में या कोई तरीका में, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।